हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में आपके असहयोग आंदोलन से लेके अपने गांधी और इरविन के समझौते तक हमने टॉपिक को कवर कर लिया था। आई होप कि आपने वो सभी स्टूडेंट जो क्लासेस देख रहे हैं उन्होंने उस क्लासेस को देखने के बाद ही आज की क्लासेस में ज्वाइन होंगे। क्योंकि अगर जब तक आप पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आगे की क्लास का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। आप सभी सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर कर दे ताकि सारे स्टूडेंट आपके क्लास के साथ में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो अपने अच्छे से बैठ जाइए, एक शांत जगह पे पेन और कॉपी हाथ में लीजिए और जो चीज़ें आपको फैक्ट नोट डाउन करने को अगर बोला जाता है तो उसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो टाइम को बिना वेस्ट किए आज के हमारे टॉपिक पे हम जो चर्चा करेंगे आपके ये जिस पे आपके डिस्कशन रहेगा, ठीक है, वह रहेगा आपके असहयोग आंदोलन। कल हमने टॉपिक कवर कर लिया था, क्या क्या इसके कारण रहे थे। असहयोग के बाद में इसी में चोरा चोरी का कांड देखा था और यह असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था तो अहिंसा के रूप को लेते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने को कहा था। लेकिन वहीं पे आपके गोरखपुर में एक बड़ी घटना हो जाती है जो आपके 1922 में ये घटित होती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद में स्वराज दल की स्थापना की जाती है CR दास के द्वारा। ठीक है, स्वराज दल के बाद में साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि उसमें सारे जितने भी सदस्य लोग थे वो सारे ब्रिटेन के थे, भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था। इसी साइमन कमीशन में हमारे एक महान जो आपके आंदोलनकर्ता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज की वजह से। ठीक है, उसके बाद में हमने नेहरू रिपोर्ट को देखा था। नेहरू रिपोर्ट में आपके नेहरू के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी सरकार को, अगर वो सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो एक बड़ा ही आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में भारत आपके ब्रिटेन के द्वारा कोई भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे यानी कि आपके स्वाधीनता देने की बात कही गई थी, उनके द्वारा वादा किया गया था, उस वादे को पूरा नहीं किया गया। उसके बाद में आपके एक ही लक्ष्य रखा था कांग्रेस के लोगों ने, वो था आपका पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए या पूर्ण स्वाधीनता इनको चाहिए। ठीक है, सवैया आंदोलन जो है वो शुरू करने के लिए खुद गांधी जी को नेतृत्व करने को कहा कि अब आगे से आपको रणनीति बनाना है कि किस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है। ठीक है, अब आपके गांधी जी के द्वारा सवैया अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उससे पहले गांधी जी ने 11 मांगे पेश की थी। ठीक है, तो 11 मांगे आपके पेश की थी, उसमें कुछ सामान्य हित को लेके थी, कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए थी तो कुछ किसान लोगों के लिए थी। ठीक है, और गांधी जी ने एक डेडलाइन दे दी थी कि आपके 11 मांगों को अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो मैं पूरे भारत में एक विद्रोह जो है वो छेड़ दूंगा। ठीक है, जब इसी के बाद में जब आपका नमक आंदोलन यानी कि सवैया आंदोलन या दांडी मार्च आंदोलन से जुड़ा हुआ था जो आपके 1930 में ये आंदोलन आपका शुरू होता है। ठीक है, गांधी जी इसकी साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा करते हैं और इस यात्रा के दौरान आपके नमक हाथ में लेके खुद गांधी जी ने इस नमक का विद्रोह किया यानी कि इस आंदोलन को तोड़ा। ठीक है, आपके इस नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था ब्रिटेन के लोगों द्वारा उस कानून को तोड़ा उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद में आपके गांधी इरविन समझौता होता है यानी कि गांधी जी के द्वारा जो 11 मांगे की गई थी तो 11 मांगों में इरविन ने जब इनका समझौता हुआ था तो उसमें से जितने भी बंदी यानी कि जितने भी भारतीय लोगों को बंदी बना के जेल में डाला गया था उनको रिहा किया गया था सिवाय भगत सिंह, राजगुरु और इनको सुखदेव को छोड़ के। ठीक, क्योंकि उनके द्वारा जो यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था वो हम अलग से एक टॉपिक में मैं कवर कराऊंगी, क्योंकि अभी इसके साथ में अगर उस टॉपिक को लाहौर कांकोरी कांड क्या था, आपका HRA का संगठन क्यों बना था, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, इसको मैंने एक अलग से ही क्लासेस को बनाया है। इसलिए
क्योंकि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग से ही समझना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इससे इंटरलिंक कैसे होंगे वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आपके इसके लिए जो आपके कौन भगत सिंह वगैरह इनको छोड़ने के लिए मना कर दिया था। दूसरी चीज जो सीआईडी जो आपका विभाग बना हुआ था उनका, उसके लिए जो उसको सार्वजनिक कर लिया जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, ये गांधी जी का कहना था, लेकिन इसके लिए भी इरविन ने मना कर दिया था। बाकी चीजें इनकी गांधी जी की मान ली थी। इनकी मानने के बाद में ही गांधी जी आपके जो लंदन में आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आपके तैयार हो गए थे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन आपके सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें खुद गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद में जब गांधी जी को वहां पे जो स्वराज की मांग थी या स्वाधीनता की मांग थी, उस टॉपिक पे बात करने की बजाय और गांधी जी की वहां पे बेइज्जती की गई, और इस वजह से गांधी जी ने निराश होकर या पे थर्ड जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग नहीं लेते हैं। और अंतिम में जब लंदन से लौटते हैं तो उनका लक्ष्य एक ही था कि अब अंग्रेज ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था आपके 1942 में, उसका रीजन भी यही था आपका, ठीक है। तो आपको सारी डेट याद रखना है, ठीक है। माइंड में जितनी भी आपको क्रम वाइज पढ़ाए गए हैं टॉपिक, उसको डेट को ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। क्या है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एक टॉपिक था और आपका यही एक एक्ट था, और इस एक्ट के बाद में हमारे संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारी जो आपकी आरबीआई की जो स्थापना होती है, ठीक है। आपके इसमें बहुत सारे ऐसे आपके कार्यक्रम या इसमें प्रावधान किए गए थे जो हमारे आज के संविधान के साथ में आपका सीधा सीधा 1935 का एक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे? तो आगे देखते हैं हम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब लाया गया था तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है। सबसे पहले अखिल भारतीय संघ जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, वो स्टेट लेवल पे हो या आपके सेंट्रल लेवल पे हो, तो उसकी स्थापना कर दी जाती है 1935 के ही एक्ट में। इसकी बात तो आपके 1861 से शुरू हो जाती थी, जो आपका 1861 का एक्ट लाया गया था, लेकिन उसको वहां पे वापस समाप्त कर दिया जाता है। आपको जब 1900 मैंने आपके 1900 आपके 19 का एक्ट पढ़ाया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें आपके सिविल सर्विसेज की बात की गई थी, और 1926 में आके उनको परमिशन दे दिया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो आपके इसका प्रावधान भारत में किया गया था, ठीक है, कि भारत में ही परीक्षा है की जाएगी, क्योंकि पहले लंदन में होती थी, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 1935 के एक्ट के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो प्रावधान ध्यान रखना है, ठीक है। 1935 के एक्ट के ये सारे प्रावधान है आपके। दूसरा था लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, यानी कि केंद्र जो सेंटर अपनी शक्तियां संभालेगा वो सेंटर को, राज्य की शक्तियां होगी वो राज्यों को दी जाएगी। इसके बीच में जो शक्तियां जिसको हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ठीक है, वो आपको वाइस राय को दे दी जाती थी या गवर्नर को दे दी जाती थी, जो आज के समय आपका राज्यपाल आप बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे आज के हमारे भारतीय संविधान में 3 आपकी जो सूचियां है 7वीं अनुसूची में दे रखा है, ठीक है, कौन कौन सी संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो इसी की तरीके यही से आपकी शुरुआतें हो जाती है इसी एक्ट के माध्यम से। प्रांतों में द्वैत शासन जो होते थे, ठीक है, प्रांतों में जो आपके आरक्षित और हस्तांतरित जो आपके द्वैत शासन स्थापित किए गए थे, उसको यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, यानी कि इसमें चुनी हुई सरकार होगी, क्योंकि प्रांतों में जो भी रजवाड़े होते थे, जो भी राजा होते थे, उनके कंट्रोल में चलता था वो प्रांत, उसको खत्म किया जाएगा और उसकी जगह में एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट होगी, ठीक है। और प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाएं होगी, ठीक है। द्विसदनीय विधायक है जैसे कि आज के समय आप विधानसभा विधान परिषद लेके चलते हैं, इसी तरीके से आपके इसी प्रांत आपके एक्ट में प्रांतों में द्विसदनीय क्या होगी, विधायिकाएं होगी, ठीक है। इसके बाद में आपके सांप्रदायिक पंचायत जो है 1932 में आता है, ठीक है, और वो आपके
जस्ट जो आता है आपके एक्ट के बाद में ही आता है, ठीक है। तो इस आपके एक्ट में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके रैमसे मैकडॉन, ठीक है, रैमसे मैकडॉनल्ड। जो 16 अगस्त 1932 को ये प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इसमें सांप्रदायिक निर्णय लिए जाते हैं। सांप्रदायिक निर्णय का मतलब होता है भारत में विभिन्न धर्म जो थे वो यहाँ पे क्या थे, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे निवासी थे या रहते हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर या धर्म के आधार पर लोगों ने यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों पे हक जमाना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान अलग हुआ था उसका रीजंस क्या था कि बंगाल और जो आपके पंजाब के पूर्वी पंजाब के साइड में आपकी मुस्लिम जनता ज्यादा रहती थी। उनका कहना था कि अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमें यहाँ पे अधिक से अधिक उनको क्या देना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए निर्वाचन के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से दलित लोग, ठीक है, दलित लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता था, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी द्वारा विशेष कार्य, क्योंकि वो खुद एक दलित थे और उन्होंने अपने दलित वर्ग के लिए कार्य किया था, ठीक है। तो इसलिए सांप्रदायिकता के निर्णय की बात की गई थी इस पंचांग में। उसके बाद में दलितों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया, सीटें प्रॉपर बांटी गई। हिंदू के लिए मतलब कांग्रेस के लिए कितनी सीटें होगी, ब्रिटिश के लोग जो होंगे उनके लिए कितनी होगी, जो आपके मुस्लिम लीग है उसके लिए कितनी होगी और बाकी दलितों के लिए कितनी सीटें होगी, ये आपके 1935 के एक्ट के बाद में निर्धारित करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा पूना की यरवदा जेल से आमरण अनशन का प्रारंभ किया था, यानी कि इसी पंचांग के बाद में जब आपके ये सारे रूल लाए गए थे तो उसके बाद में गांधी जी ने पूना में आपके जो यरवदा जेल है, यानी कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद में जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब चोरा चोरी का कांड एक हिंसा के रूप में बहुत ही बड़ी घटना होगी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, उसके बाद में आपको गांधी जी को जब जेल में डाल दिया गया था, तो जेल में डालने के बाद में, ठीक है, तो जेल में डालने के बाद में वहीं पे जो यरवदा जेल में ये बंद थे वहीं पे उन्होंने अनशन ले लिया था आमरण का, और वो अनशन क्या था कि अब भारत की क्या होगी, स्वतंत्रता है और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना, एक ही उनका लक्ष्य था, ठीक है। उसी के बीच में आपके गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, ये पूना पैक्ट क्या था, तो ये ध्यान रखना है कि जब दलितों के साथ में दलितों को सीटें नहीं दी गई थी, बहुत ही कम सीटें दी गई थी, तो उस समय आपके अंबेडकर जी के द्वारा उनके लिए आवाजें उठाई गई थी कि दलितों को भी उतनी ही मात्रा में उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें देनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं का साथ देने के लिए गांधी जी भी इनके साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो आपके पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट हुआ था दलितों को, आपको दलितों के स्वतंत्रता के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये एक्ट, ये आपका पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये आपके 1932 में हुआ था, अंबेडकर वर्सेस गांधी जी, ठीक है। तो 26 सितंबर 1932 को पूना का पैक्ट होता है और उसमें गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के मध्य ये आपका पैक्ट हुआ था, ठीक है। इसमें आपके जो सदस्य शामिल थे वो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सी गोपालाचारी के प्रयासों से इस पैक्ट के माध्यम से जो प्रावधान किए गए थे उसको आपका पूरा किया, ठीक है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली को अंबेडकर द्वारा अस्वीकार किया गया, किंतु विधानमंडल में दलितों के लिए कुछ स्थानों पर आरक्षण किया गया था, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच में एक्ट होने के बाद में अंबेडकर इस पैक्ट के खिलाफ में थे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें थी ऐसी जो आपके अंबेडकर जी को पसंद नहीं आई थी जब इन्होंने आपके ये आंदोलन शुरुआत किया था, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच में मतभेद भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। हरिजन सभा की स्थापना की थी, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका हरिजन सभा। तो ये ध्यान रखेंगे कि हरिजन सभा जो है वो आपकी गांधी जी द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। इन्होंने यानी कि हरिजन यानी कि दलितों के लिए एक अलग से ही आंदोलन छेड़ा था, तो वो था हरिजन सभा, ठीक है। तो एक गांधी जी थे आपके।
ठीक है, गांधी जी। उसके बाद में आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो होता है वो आपके अक्टूबर 1940 में होता है। अब सारी डेट जितनी भी बताई जा रही है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधी जी को अपनी कमान संभालने के लिए कहा। ठीक है, कब? 1940 के बाद में व्यक्तिगत आधार पर जो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसमें पहले व्यक्तिगत आंदोलन में सत्याग्रही बने थे, वो कौन थे गांधी जी के? वह थे आपके विनोबा भावे, जो पहले सत्याग्रही बने थे। और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए नोट करते जाना। ठीक है, कौन थे? तो वो थे आपके विनोबा भावे पहले, और दूसरे जो बने थे आपके, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। तो इन दोनों से आपको ध्यान रखना है। पहले का सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ध्यान रखते ही है कि हाँ पहले सत्याग्रही थे। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्ति सभी को याद है, लेकिन सेकंड जो थे आपके व्यक्ति जो सत्याग्रह से जुड़े थे, वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी के बीच में आपका क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आता है। क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आता है? संवैधानिक सुधारों की बात करने के लिए, कि जब आपके कांग्रेस ने लक्ष्य रखा था कि पूर्ण स्वाधीनता ही चाहिए हमें, तो ठीक है, तो उसी की बातचीत करने के लिए, यानी कि भारतीयों को किस तरीके से स्वतंत्र किया जाए, उनके लिए कैसा संविधान तैयार किया जाए, और उसी संविधान के तहत भारत के लोग भी स्वतंत्र रहे, लेकिन उस पे जो कंट्रोल रहेगा वो फिर भी ब्रिटेन का ही रहेगा। ये उनकी मानसिकता अभी भी बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके आपके कमीशन को भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन आएगा, वेबल योजना आएगी, कैबिनेट मिशन आएगा, अंतिम में माउंटेबल योजना आती है। ठीक है, यानी कि माउंटेबल को भेजा जाता है भारत में। और माउंटेबल ने कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी थी यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य था हमें अपना भारत चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण लोकतंत्र चाहिए। अंग्रेजों आपके मुस्लिम लीग को वो धर्म को लेके अपना अलग पाकिस्तान की मांग को करके बैठ गई थी, और अपने जिद पे अड़ी हुई थी कि हमें एक अलग पाकिस्तान की मांग चाहिए। अलग अलग रजवाड़े अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। तो विभिन्न ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि ना चाहते हुए भी ब्रिटेन के लोगों को भारत को स्वतंत्र करने के लिए उनको मानना पड़ा। ठीक है, तो जब आपका कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन कब आता है आपका? सॉरी, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो आते हैं वो आते हैं आपके 1942 में। ठीक है, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन के द्वारा ऐसे आपके प्रावधान किए गए कि उस प्रावधान में ना तो कांग्रेस खुश थी, ना ही मुस्लिम खुश थे। और इसी की वजह से गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और करो या मरो के नारे के साथ में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका कहना था या तो इस आंदोलन में हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, या फिर अपनी जान को, अपने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान कर देंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। जो आपके इसके कैबिनेट मंत्री कौन थे? वो थे सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यानी कि स्टेटफोर्ड क्रिप्स के नाम से एक आपका दल भेजा गया था भारत में संवैधानिक सुधारों की बात करने के लिए। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर इन्होंने डोमिनियन स्टेट देने की बात की। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता ना देकर क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि भारत को स्वतंत्र तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपके जितने भी एक्ट पास होंगे उसका कंट्रोल आपका ब्रिटेन से ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चाहिए थी। ठीक है, इसी में एक अखिल भारतीय संघ की आपकी स्थापना की जाएगी, केंद्रीय सरकार की एक स्थापना की जाएगी। ठीक है, नए संविधान का निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का यहाँ पे क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। एक कमेटी बिठाई जाएगी, उस कमेटी में संविधान बनाया जाएगा, जिसमें
आपके विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे कि किस तरीके से आपके आर्टिकल्स होंगे, किस तरीके से आपकी, जैसे अभी वर्तमान में अनुसूची भाग बने हुए हैं, तो इस तरीके से ही इन्होंने भी आपकी बात कही। ठीक है, जितने भी देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की जगह उन्होंने मनोनयन की व्यवस्था की। ठीक है, निर्वाचन का मतलब होता है कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है व्यक्ति को, जो जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट करती है। लेकिन मनोनयन का मतलब होता है कि जनता का हस्तक्षेप न होते हुए उसके राज्य क्षेत्र को देखते हुए उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, प्रांतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने और उन्हें अलग होने की स्वतंत्रता दे दी। किसने? क्रिप्स प्रस्ताव ने। यानी कि इन्होंने संवैधानिक सुधारों के लिए ऐसी बातें की। ठीक है, जिसमें शायद ये बात आपके कोई भी देश ना माने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को लेके। ठीक है, तो जब अंतिम में इन्होंने बोला कि जितने भी प्रांत बटे हुए हैं उस प्रांतों को भारत के संघ में शामिल होने या अलग से अपना राज्य स्थापित करके शासन करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को भगा दिया गया था। ठीक है, भगाने का मतलब है कि इनके द्वारा जितने प्रावधान लाए गए थे उस प्रावधानों को ना तो कांग्रेस ने माना और ना ही आपके पाकिस्तान ने तो इसलिए नहीं माना कि सॉरी, मुस्लिम लीग ने तो इसलिए नहीं माना, पाकिस्तान बार बार आ जाता है क्योंकि आज जो चीजें है वो आपके पाकिस्तान के डायरेक्ट नाम से ही हम जानते हैं ना। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं माना क्योंकि उनके पाकिस्तान को लेके जो अलग एक मांग थी उस मांग को ठुकरा दिया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से आपका क्रिप्स मिशन असफल क्यों रहा था? रीजन थे पूर्ण स्वराज के स्थान पर डोमिनियन स्टेज देना, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अपने अलग देश के गठन को क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। और इसी के साथ में आपके जो प्रांतों को अलग से स्वतंत्र होने का क्या था, उनको अलग से स्वतंत्र रह सकते हैं, ये आपकी इस प्रावधान में किया गया था। ठीक है, इसलिए जब क्रिप्स मिशन भारत आया और इसके प्रावधान को लेके आपके गांधी जी ने एक आपके कथन कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। ठीक है, यानी कि ऐसा चेक जो भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। आपको अभी भी जो आपसे पोस्ट चेक लिया जाता है, पोस्ट चेक का मतलब है कि उस पर एक डेट डाल दी जाती है, उस डेट पे क्या अमाउंट होगा, ये अमाउंट कब भरा जाएगा, इसका अभी तक दोनों पार्टी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो जो ब्लैंक चेक होता है उसी की तरीके से ये भी आपका ब्लैंक चेक ही था। ठीक है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की होती है, क्यों होती है? तो आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि जब आपके क्रिप्स मिशन के बाद में ब्रिटेन के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता देना उनका लक्ष्य तो था ही नहीं। ठीक है, वो एक एक कमेटी को भेजते थे, यहाँ पे एक एक मिशन को भेजते थे और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपना ही शासन जमाने के लिए, टाइम पास एक तरीके से करने के लिए शायद ये मिशन भेजे होंगे। ठीक है, इसके बाद में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों को लग गया था कि अब बिना हिंसा किए ये यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, गांधी जी शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। ठीक है, 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हो जाती है? आपके 1942 में इसकी शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, उसी के समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो जाती है। नोट डाउन करेंगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो यह आपका 1939 से लेके 44 तक चलता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ये सारी चीजें आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें चीजें क्लियर होगी, लेकिन आपके वनडे एग्जाम के लिए ये आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो काम का नहीं है, सिर्फ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल का ही सेक्शन है। ठीक है, तो आपका ये 1914 से लेके 18 के बीच में हुआ था। और पता होगा कि इसी युद्ध में गांधी जी को
केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उपाधि दी गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाते हैं तो उसके बाद में इस उपाधि को वापस क्या कर दिया जाता है, आपके लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपके 1939 से लेके 44 के बीच में हुआ था, तब अंग्रेजों ने यानी कि आपके ब्रिटेन के लोगों ने फिर भारत को एक बार इस युद्ध में लड़ने के लिए गांधी जी से आग्रह किया गया कि भारतीय सेना को शामिल किया जाए, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, इनकार करने का रीजन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में भी इन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन उस वादे के मुताबिक ये नहीं चलते हैं, इसलिए आपकी भारतीय सेना को युद्ध में ना शामिल होने के लिए आग्रह किया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन जो था वो विभिन्न देशों के साथ में युद्ध में आपके उलझा हुआ था। ठीक है, उसको रूस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से दबाव था कि भारतीय सेना को शामिल किया जाए। ठीक है, वरना ये क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की हालत इतनी आपकी खराब हो चुकी थी कि वह आर्थिक स्थिति से लेके आपके राजनीतिक स्थिति तक वो पूरा ही विफल हो चुका था। ठीक है, अंत में भारतीय लोगों द्वारा भी बड़े बड़े आंदोलन छेड़ दिए गए थे। भारत की जनता और बहुत सारी जनता एक हो चुकी थी, कुछ रजवाड़ों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, उसमें सिर्फ उनका लक्ष्य था कि अंग्रेजों को कैसे भी करके यहाँ से भगाना है और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो आपके वर्ल्ड युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसमें पहले ही ब्रिटेन फंसा हुआ था उस युद्ध में, दूसरी तरफ भारत ने यहाँ पे अपने आंदोलन छोड़ रखे थे। इस सब चीज से परेशान होने के बाद में आपका माउंटेबल योजना को भेजा जाता है, संवैधानिक प्रावधान किए जाते हैं, जो भारतीयों की डिमांड थी उस डिमांड के अकॉर्डिंग उनको दोनों राज्य का मतलब पाकिस्तान की अलग से डिमांड थी कि मुझे एक अलग से देश चाहिए जो हमारी कम्युनिटी यानी कि हमारी जो मुस्लिम धर्म है वो उनको एक अलग से देश बना के दिया जाए ताकि वो स्वतंत्र रह सके अपने धर्म के लिए। उन्होंने अलग ही एक अपने देश का डिमांड रखा था इस्लाम के लिए। ठीक है, तो फिर आपके 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए अब करना है समाप्त। ठीक है, गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, इसलिए काफी बार क्या हर एक एग्जाम में पूछ लिया है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने ये नारा देते हुए जनता को संबोधित किया था। जब ये आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे तब आपके इसी नारे के साथ में जनता को भाषण दिया और उन्होंने कहा था कि मैं एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें इसे या तो अपने हृदय में क्या कर ले, इसको अंकित कर ले, अपने हृदय में इसको बिठा ले और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करे। ठीक है, उसको अपनी हर एक सांस में अभिव्यक्त करे और वह था मंत्र करो या मरो। यानी कि हम जिस आंदोलन की शुरुआत करने चाह रहे हैं ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ब्रिटेन के लोग हमें पूर्ण स्वाधीनता नहीं दे देते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन के माध्यम से या तो हम भारत को स्वतंत्र कर लेंगे या हम इसी आंदोलन में अपनी जान को अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए बलिदान कर लेंगे। ठीक है, तो ये था मंत्र आपका करो या मरो का, गांधी जी का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको नोट डाउन करना है। और ये आपकी 8 अगस्त डेट ध्यान रखना है क्योंकि 1942 तो ध्यान रह जाएगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन 8 अगस्त से पूछा जाता है कि किस डेट से ये हुआ था। ठीक है, शुरुआत, और फिर आपके दोनों की डेट ध्यान रखना है। करो मरो का नारा किसने दिया था, तो वह दिया था आपके गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो पहले ही मैंने चीजें आपको क्लियर कर ली थी। तो वो थे कारण आपके क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, दूसरा था भारत पर जापान के आक्रमण कब है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो आपके पहले ही जापान, यानी कि जापान का मतलब है क्योंकि पहले ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था, तो जापान जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, उनकी एक अलग से गुट बना हुआ था। ठीक है, तो वो जब आपके आक्रमण करने वाले थे तो वो एक भय बना हुआ था। दूसरी
सिंगापुर तथा बर्मा में ब्रिटेन की पराजय हो जाती है, यानी कि वहां पे जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था वहां पे ब्रिटेन पूरी तरह से क्या हो जाती है, हार जाती है। दूसरी तरफ जितने भी भारतीय शरणार्थी थे आपके, ठीक है, शरणार्थियों से अंग्रेजों द्वारा उनको क्या किया था, प्रजातीय भेदभाव चल रहे थे। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपके उनको ब्रिटेन को दबाव पड़ रहा था दूसरी कंट्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने बिल्कुल ही शामिल होने से क्या कर दिया था, यहाँ पे मना कर दिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार बताइएगा। ठीक है ना। आज की हमारी क्लासेस में 1947 तक हम अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें आपके जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे जो आपके आतंकवादी आंदोलन का मतलब है जो हमारे भारतीय लोगों के द्वारा ब्रिटेन के विरोध में आंदोलन किए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है वो 14 जुलाई को लाया गया था, जो वर्धा में यानी कि गांधी जी का जहाँ पे आपके वर्धा में थे, वहां से एक समिति को पारित किया जाता है गांधी जी के द्वारा और 8 अगस्त को ये डेट घोषित कर दी जाती है। 8 अगस्त 1942 को वो आपके बंबई में ही आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्या किया जाता है, वहां से इस प्रस्ताव को पास करने के बाद में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, ये अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी डेट 8 अगस्त है। ठीक है, इसकी डेट ही 8 अगस्त थी, इसलिए उसी दिन जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन तो कहा ही गया, साथ में अगस्त आंदोलन के नाम से या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन ही आपका क्या था, अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है, और लक्ष्य क्या रखा था, ब्रिटेन से भारत के आपके ब्रिटेन में जो साम्राज्य है, ब्रिटिश का जो साम्राज्य है भारत में, उसको यहाँ से समाप्त करना था। ठीक है, और उस समय के गवर्नर कौन थे, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही एक वो बड़ी घटना थी जिसके बाद में अंग्रेजों का यहाँ से अंत हो जाता है। ठीक है, तो आपके उस समय के जो गवर्नर थे वो लिनथिंगो। ठीक है, कौन थे भारत में गवर्नर, तो वो आपके लिनथिंगो थे। ठीक है, क्योंकि उससे आपके जब क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो आपके ऐसी चीजों को लेके बनाता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लेंगे और उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेट ध्यान रखना है, ये गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, बाकी चीजें तो समझने की आपकी, लेकिन आपको ये नहीं ध्यान रहेगा कि उस समय गवर्नर कौन था आपके भारत में और उसी समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था या उस समय का राजा कौन था, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है राजतंत्र है वहां पे, है ना, वरना वहां पे अभी भी राजा का शासन चलता है जबकि वो नाम मात्र का है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ताकि आपका माइंड ना चेंज हो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के जो कारण थे, ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल क्यों रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी आंदोलन भारत में हुए थे वो सफल हुए थे, सारे असफल हुए थे और असफल के बाद में ही एक सफल आंदोलन बनाने के लिए एक एक आंदोलन छेड़ा गया था। यह भी आंदोलन असफल रहा था लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर यह असफल रहा था तो उसके कुछ ही रीजंस थे, अगर वो भी शामिल हो जाते तो शायद आपको 1942 के बाद में ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन उसके भी कुछ कारण थे असफल के, जैसे इस आंदोलन से पूर्व ही जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हो, आपके गांधी जी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, ठीक है आपके, तो इन सभी को क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया जाता है। जब इस आंदोलन का शुरुआत हो चुका था तो अंग्रेजों के द्वारा एक एक को पकड़कर सबको अलग अलग जगह जेलों में भेज दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल की इसमें क्या थी, हिस्सेदारी नहीं थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का आग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसमें कांग्रेस शामिल थी, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, इसमें आपकी किसान महासभाएं जो बनी थी, इसमें रजवाड़े थे वो शामिल नहीं हुए थे, इसलिए आपके भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। आंदोलन जरूर असफल हुआ था लेकिन इस आंदोलन ने ऐसे बीज बो दिए थे कि इसको
सिर्फ आपके 4 साल ही लगे थे और भारत को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, तो आपके हर एक चीज के लिए, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जरूरी थोड़ी है ना कि पहले एग्जाम दिया उसी में क्लियर करके आप अपने जॉब ले लेते हैं। ये कम बच्चों के साथ में होता है जो आपकी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं या सही रणनीति से चलते हैं। जो बच्चे असफल हो रहे हैं, जिसको 6, 7, 8, 10 आपके एग्जाम देने के बाद में अगर सफलता मिलती है, तो वह सफलता होती है उनकी स्ट्रगल लाइफ। उन्होंने एक एक चीजों को क्या गलतियां की है, उस गलतियों से सीखा है, देन उस एग्जाम को पास किया है। सेम यही था आपका। ठीक है, एक एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, और ये आपका आखिरी या अंतिम, आप इसको आंदोलन बोल सकते हैं, जिसके बाद में ये एक ऐसा आंदोलन था कि भारत से ब्रिटेन को हमेशा के लिए जाना पड़ा। ठीक है, तो यहां तक जो हमारा ब्रिटेन का भारत में खात्मा, इस आंदोलन तक तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक देख लिया था। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट को एक काम करना है। क्या? तो आपको जो भी यहाँ पे एक एक आंदोलन करवाया है, उस आंदोलन का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, मैंने पिछली क्लासेस में भी बोला था कि मैं जैसे आपको पीडीएफ बना के दे रही हूँ ना, ऐसे के ऐसे नोट्स मत उठा लेना। ठीक है, मैं आपको एक समझने के लिए वो दे रही हूँ ताकि आप चीजों को क्लियर कर ले, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधा यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एक आंदोलन लिख दे। ठीक है, आप यहाँ पे जो आंदोलन, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखिए, रॉलेट एक्ट लिख दीजिए, हंटर कमीशन क्या था ये लिख दीजिए। आप इस सेक्शन में सारे आंदोलन लिखने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन आ जाएगा, इस पे क्या लिख देंगे आप? दिनांक। ठीक है, किस दिन को हुआ था, इस पे क्या लिख देंगे आप? स्थान। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? जो आपके नेतृत्व करता थे। ठीक है, यानी कि आपके नेतृत्व करता। ठीक है, नेतृत्व करता। और इस तरीके से आपके एक पेज में ही, आधा भी पेज नहीं होगा, ठीक है, उसमें सारे के सारे ये आपके एक जगह नोट डाउन हो जाएंगे और उसको आप बार बार अपने एग्जाम में क्या करोगे? रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो क्लियर है गाइस सबको ये टॉपिक? कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ कहीं पे आपको कुछ गलत लगा कि हाँ किसी डेट में आपको गलत लग रहा है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, जबकि गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका पहले से ही सारी चीजें, कोई गलत होती है तो मैं पहले ही वहां पे करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी आज की क्लासेस में हम यही तक टॉपिक को चलाएंगे। कल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें अंतिम हमारी वो क्लास रहेगी। क्लास अंतिम इसलिए रहेगी क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारा कवर अप हो जाएगा, लेकिन आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है उसको 1947 तक ही हम आपके सिलेबस में कवर होता है। 1947 के बाद में जब भारत आजाद हो जाता है तो उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपके स्वतंत्रता के बाद में अलग से वो आपका टॉपिक होता है, जिसके लिए मात्र 5-6 क्लासेस में आपके वो टॉपिक को हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, जिसमें वेवल योजना को देखेंगे। वेवल के बाद में कमीशन आता है आपका कैबिनेट कमीशन, माउंटेबल योजना, और 1947 का एक्ट लाया जाता है, और जिसमें 2 देशों को अलग कर दिया जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो कल की क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।